हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी लोग विद राहुल सर में। काफ़ी बच्चे लोग का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 9 का भी मैथ्स आप शुरू कर दीजिए। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स पार्ट 1, जिसे हम अलजेब्रा कहते हैं। और इसका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। इसको हम एकदम बारीकी से समझेंगे। तो हर बार की तरह मैं आपके लिए बेसिक कंसेप्ट का एक पीपीटी बनाकर लाया हूं, और इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर आप मिस ना करें। ओके, तो चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, सेट, और इसका मतलब क्या होता है। तो सेट का मतलब क्या होता है? If we can definitely and clearly decide the object of an given collection, then that collection is called a set. देखो बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना बड़ा डेफिनेशन तो याद नहीं करना है, लेकिन अगर मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊं कि सेट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट? सेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगी, कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ों का जो कलेक्शन होता है उसे हम सेट कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं यहाँ पर कि हर एक चीज़ के कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं क्या। आइए समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर डेज ऑफ अ वीक। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या मुझे बताएंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट? यही 7 आप दिन मुझे बताएंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर मैं किसी अंग्रेज के बच्चे से पूछूंगा तो वो क्या मुझे बताएगा? वो भी मुझे सेम बताएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है वो क्या है? डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइडेड ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला है। मैं आपसे पूछूंगा तो भी आप मुझे यही आंसर देंगे, अगर मैं किसी अंग्रेज से पूछूंगा तो भी वो मुझे यही आंसर देगा, राइट? यानी कि इसको हम सेट कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा, मंथ्स इन ए ईयर। आप लोगों से मैं अगर ये क्वेश्चन करूँ कि मंथ्स इन ए ईयर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 12 महीने होते हैं सर। और कौन कौन से महीने होते हैं आप वो भी मुझे गिना देंगे, जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक, राइट? और ये क्वेश्चन अगर मैं अंग्रेज के बच्चे से पूछूंगा तो वो भी मुझे ये आंसर देगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। यानी ये भी जो महीनों का कलेक्शन है, महीनों का क्या है, ये एक समूह है। इसको हम सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं कर रहा है। पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जो आप बताएंगे वही अंग्रेज का बच्चा भी बताएगा। यानी कि ये कलेक्शन ऑफ मंथ भी क्या है? एक सेट है। क्या है? एक सेट है। लेकिन अगर यहां पर मैंने ये क्वेश्चन कर दिया आपसे, स्मार्ट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। सपोज आप लोग मेरे स्टूडेंट है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और मुझसे ये क्वेश्चन किया गया कि स्मार्ट स्टूडेंट इन अ क्लास बताइए। तो मैं कुछ 5 स्टूडेंट बताऊंगा, ठीक है। कुछ 5 स्टूडेंट्स के मैं नाम बताऊंगा, ठीक है। अगर इसी की जगह पर कोई साइंस की टीचर आ गई और उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि मैम आप बताइए स्मार्ट स्टूडेंट इन अ क्लास कौन कौन है, तो वो कुछ अलग 5 स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है। उनके जो स्टूडेंट होंगे वो थोड़े अलग हो सकते हैं। अगर इसी जगह पर आपकी ज्योग्राफी की टीचर आई और उनसे पूछा गया कि मैम आप अपने 5 स्टूडेंट्स को बताइए, तो मैम के स्टूडेंट जो होंगे 5 वो कुछ अलग होंगे, ठीक है। यानी कि मेरे स्टूडेंट, साइंस टीचर के स्टूडेंट और ज्योग्राफी टीचर के स्टूडेंट, तीनों के जो स्मार्ट स्टूडेंट है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मैं जो 5 गिनाया रहूंगा, शायद वो हो सकते साइंस की टीचर ने ना बताया हो, और जो जो ज्योग्राफी की टीचर के 5 स्टूडेंट थे शायद वो मेरे स्मार्ट स्टूडेंट ना हो। यानी कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। स्मार्ट स्टूडेंट का जो कंसेप्ट है ये हर एक टीचर के लिए अलग हो सकता है। यानी कि मैं अगर साइंस की टीचर से पूछूं तो उनके लिए कोई अलग 5 स्टूडेंट हो जाएंगे, और अगर मैथ्स के लिए पूछूं तो कोई अलग 5 स्टूडेंट हो जाएंगे। यानी कि ये भी जो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, ये जो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है ये चेंज हो जा रहा है पर्सन टू पर्सन। सो इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे, इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। सेट उन्हीं को बोलेंगे जो वेल डिफाइंड हो, वेल डेफिनेटली क्लियरली डिसाइडेड ऑब्जेक्ट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड चीज हमें क्या याद रखना है? सेकंड चीज, सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स ABC से लेकर Z तक। तो सेट को लिखने का भी एक मेथड होता है कि इसको जो लिखेंगे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे दे आर यूजिंग बाय स्मॉल लेटर्स ABC, ठीक है। एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पर दिया है AEIOU। आप लोगों को इंग्लिश में आपको सिखाया गया होगा कि AEIOU क्या होता है? इंग्लिश के वोवेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इंग्लिश के वोवेल्स होते हैं। देखिए मैथ्स के लेक्चर में हम इंग्लिश भी पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो AEIOU नथिंग बट अ वोवेल्स। सो इसको सेट में हमने कैसे लिखा है? देखिए हमने यहाँ पर एक कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया है। यानी कि ये जो कैपिटल लेटर्स है ABC से लेकर Z तक, हम इसमें से कुछ भी यूज करके कैपिटल लेटर से यहाँ पर शो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमें स्मॉल लेटर से लिखना है। AEIOU कैसे लिखा है हमने? इसे स्मॉल लेटर से लिखा है, ठीक है।
तो जो ए ई आई ओ यू है ये सेट है, क्यों है? अगर ये क्वेश्चन मैं अंग्रेज के बच्चे से पूछूंगा कि इंग्लिश के वॉवेल्स मुझे बता दो, तो भी मुझे यही बताएगा ए ई आई ओ यू। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप भी मुझे ए ई आई ओ यू ही बताएंगे। यानी कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, एक कलेक्शन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि सेट को हमेशा सबसे पहले हमें कैपिटल लेटर से डिनोट करना है और उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसे हमें स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। ठीक है, सेकेंड चीज अब समझते हैं हम, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। ठीक है, तो सेट को लिखने के कुछ मेथड होते हैं, दो मेथड होता है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहला क्या लिखा है? लिस्टिंग मेथड। इसे हम लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिस्ट एक है, सेट का क्या है? एक लिस्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 से लेकर 14 तक। सो आप जानते होंगे 1 2 3 4 जो भी हम लिखते हैं वो क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, ये क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो लिस्टिंग मेथड में हमने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 से लेकर 14 तक लिखा है, तो ये हमारा लिस्टिंग मेथड है। लेकिन उसी को रूल मेथड में थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? यहाँ पर लिखा गया है A is a set of all x such that the x is a natural number less than 15। ठीक है, ये लेस देन 15 क्यों लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा। हमने जो नेचुरल नंबर लिखा है वो 14 से ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 14, यानी कि लेस देन 15, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है लेस देन 15। ठीक है, तो इसको रूल मेथड में कैसा लिखा गया है? A is a set of all x such that x is a natural number लेस देन 15। सो आपको फर्क समझ में आ रहा होगा लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखते हैं और रूल मेथड में कैसे लिखते हैं। अभी मैंने आपको दूसरा एग्जांपल समझाया था, तो उसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है B is a set of all x such that the x is the vowel of English alphabet। यानी कि ये लिस्टिंग मेथड का जो हमने सेट उठाया उसको रूल मेथड में लिखने के लिए हम इसे ऐसे लिखेंगे B is a set of all x such that the x is vowel of English अल्फाबेट। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर? 5 10 15 20 25। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने 5 का टेबल लिखा है। क्या लिखा है? 5 का टेबल लिखा है। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? 5 का टेबल लिखा है 25 तक। ठीक है, तो उसको रूल मेथड में कैसा लिखा गया है? C is the set of all x such that the x is multiple of 5। बट यहाँ पर हमने कितना तक लिखा है? 25 तक लिखा है। ठीक है, 5 का टेबल 25 तक लिखा है, इसलिए यहाँ पर आगे लिखा गया है एंड इज लेस देन 30। लेस देन 30 क्यों? क्योंकि 25 के बाद डायरेक्ट क्या आता है? 30 आता है, तो 30 से हमने कम लिखा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है लेस देन 30। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी और बेसिक पार्ट था जो आप लोगों को दिमाग में रखना है और एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत काम आएगी। और अभी हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।